हेलो स्टूडेंट्स। हमने रसायन विज्ञान के मूलभूत नियम पढ़ने स्टार्ट किए थे और उसी क्रम में हमारा अगला जो नियम आता है वो आता है गुणित अनुपात का नियम, जो जॉन डाल्टन ने दिया। गुणित अनुपात का नियम। यह नियम जॉन डाल्टन ने दिया। इस नियम के अनुसार किसी तत्व की निश्चित मात्रा के साथ किसी तत्व की निश्चित मात्रा के साथ कोई दूसरा तत्व क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाता है तो इन यौगिकों में इस दूसरे तत्व की मात्रा या दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात एक सरल अनुपात होता है। बेटे, इस नियम को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसी डेफिनेशन को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। दो एग्जाम्पल्स लूंगा मैं। तो पहले एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। देखो बेटा, इसी नियम को समझने के लिए जैसे कार्बन की मैं बात करता हूं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ एक कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है 16 ग्राम। यहाँ भी 12 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन 16 दूनी 32 ग्राम क्रिया कर रहा है। नियम क्या था? किसी एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, यहाँ ये भी 12 ग्राम है और ये भी 12 ग्राम है, कोई दूसरा तत्व, यहाँ ऑक्सीजन है, क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाता है, तो इन यौगिकों में इस दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात एक सरल अनुपात होगा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के द्रव्यमान और इस ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 16:32 है, यानी कि काटोगे तो 1:2 है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। 5 बार हम लिखेंगे N2 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 N2। 1:2:3:4:5। पहला नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पांचवा डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड।
बेटे दूसरा और चौथा फॉर्मूला है, इसको मैं सरल करके लिखूं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये बनता है NO, यहाँ 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो ये बनता है NO2। ठीक है, अब आप देखो कि निश्चित मात्रा के साथ क्रिया करें तो दूसरे और चौथे में अगर मैं सरल कर दूं तो मात्रा आधी हो गई नाइट्रोजन की, तो अगर मैं उतनी ही मात्रा लूं जितनी बाकी यौगिकों में ली गई है तो फिर हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, ये पहले वाला। यहाँ सब जगह नाइट्रोजन की मात्रा 28 ग्राम है, क्योंकि नाइट्रोजन का मोलर परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, 2 परमाणु है यहाँ पे, तो 2 मोल परमाणुओं का कितना हो गया 28, तो 28 है यहाँ पे नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इन यौगिकों में, यहाँ एक ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम, यहाँ 32, 48, 16 चौक 64 और 16 पंजे 80। ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात ये है, द्रव्यमान का अनुपात ये है। अगर यहाँ पर मैं ऑक्सीजन के सरल करूं इसको तो द्रव्यमान का अनुपात क्या है, 1:2:3:4:5। यही अपना नियम था, किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया। क्या नियम है, गुणित अनुपात का नियम है। क्या कहता है कि किसी तत्व की निश्चित मात्रा के साथ कोई दूसरा तत्व एक से अधिक यौगिक बनाता है तो इस दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो है उसका अनुपात इन यौगिकों में सरल अनुपात के रूप में होता है। यह आपका नियम था बेटे। तो इसका एग्जाम्पल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला नियम बताता हूं आपको, तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम, और ये जो तुल्य अनुपात नियम इसे व्युत्क्रम अनुपात नियम भी कहते हैं। व्युत्क्रम अनुपात नियम या तुल्य अनुपात नियम क्या कहता है ये नियम, यदि कोई दो तत्व ध्यान से सुनना इस नियम को, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और लिख के भी बताता हूं। ये नियम कहता है कि यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इन दोनों तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात इन यौगिकों में सरल अनुपात होता है। और यदि ये दोनों तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इन यौगिकों में भी उनके द्रव्यमान का अनुपात एक सरल अनुपात होगा। देखिए, हम इसको पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ तत्व की निश्चित मात्रा के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इन दोनों तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात एक सरल अनुपात होगा यदि ये दोनों तत्व आपस में भी
क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इन यौगिकों में भी इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सरल अनुपात ही होगा। इसका बेटे स्क्रीनशॉट लो, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। इस रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्युत्क्रम अनुपात नियम या तुल्य अनुपात नियम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल सा रूल है, हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सरल अनुपात से मतलब तो समझ गए ना, मतलब अनुपात पूर्णांक में हो। जैसे ऐसा नहीं है कि भिन्नांक में हो, 1:1.5 या 1:2.5, इस प्रकार का अनुपात सरल नहीं होता है ना। 3:2, 2:4, 4:8, 1:2, 3:5, ये सारे सरल अनुपात है ना। पूर्णांक में जो अनुपात है वो सारे सरल अनुपात है। देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन की मैंने मात्रा निश्चित ले ली, H2 बराबर है। मैंने इसकी क्रिया करवाई ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ, तो इसकी मात्रा निश्चित है, इसकी मात्रा निश्चित है। इसके साथ दो अलग अलग एलिमेंट्स ऑक्सीजन और सल्फर ने रिएक्शन की, और ऑक्सीजन और सल्फर ने रिएक्शन करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाए, एक तो वाटर और एक हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आप जानते हो, इसका होता है 16, इसका होता है 32। तो यहाँ इनका अनुपात क्या आ गया, 1:2। ये एक सरल अनुपात है। ऐसे ही सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कंपाउंड बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और इस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर इसका अनुपात अगर आप देखोगे तो 32:16 दूनी 32। तो ये भी क्या आ गया, 1:1। ये भी एक क्या है, सरल अनुपात है। तो ये जो नियम है बेटा, ये तुल्य अनुपात नियम या व्युत्क्रम अनुपात नियम कहलाता है। इस एग्जाम्पल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अगला नियम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगला जो नियम आता है वो आता है गै-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। बहुत इजी सा रूल है। हम अभी लगातार थ्योरी पढ़ रहे हैं। देखो, इससे पहले हमने लगातार न्यूमेरिकल पढ़े, तो इस लेसन में ऐसा ही है, 2-3 क्लास लगातार थ्योरी की, 2-3 क्लास लगातार न्यूमेरिकल की, ऐसा ही होगा। लेसन सिंपल है लेकिन, तो आप इसको फोकस करके मन लगा के पढ़ते चलिए, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। गै-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। गै-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। क्या कहता है ये रूल कहता है, यदि दो गैसें क्रिया करके कोई उत्पाद बनाती है, समान दाब पर अगर ये क्रिया करती हैं, तो ये सदैव आयतन के सरल अनुपात में होंगी। और यदि बनने वाला उत्पाद गैस है, तो वो भी इनके साथ आयतन के सरल अनुपात में होगा। देखिए बेटे, समान ताप व दाब पर किसने किसकी खोज, नियम किसने प्रतिपादित किया, गै-लुसाक ने। समान ताप व
दाब पर यदि दो गैसें क्रिया करती हैं तो उनके आयतन का अनुपात एक सरल अनुपात होगा। और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो प्रत्येक क्रियाकारक के साथ इसके आयतन का अनुपात भी सरल अनुपात होगा। देखिए बेटा, समझना इस बात को। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की क्रिया करवा के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाई। H2 प्लस Cl 2HCl। ये उस जमाने में दिए गए नियम है जब यौगिकों के सूत्र नहीं बताते, और इन मूलभूत नियमों के बाद ही यौगिकों के सूत्रों का निर्माण हुआ। देखो बेटा, अभी तो हमें पता है कि STP पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। उन लोगों ने क्या किया था, 1 लीटर हाइड्रोजन ले लिए, 1 लीटर क्लोरीन ले लिया, इनकी क्रिया करवाई तो उनको पता चला कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनी है 2 लीटर। तो फिर उनको पता चला कि ये इसके साथ 1:1 की मात्रा में क्रिया करती है, बनने वाली गैस है वो 2 लीटर है, तो इसके साथ 1:2, इसके साथ 1:2। लेकिन हम तो अब जानते हैं, तो आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन से क्रिया करके 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। STP पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो ये 22.4 लीटर और ये भी कितनी है, 22.4 लीटर है। और ये कितनी है, 2 गुणा 22.4 यानी कि 44.8 लीटर है। तो अगर मैं हाइड्रोजन अनुपात क्लोरीन की बात करूं तो ये 22.4 अनुपात 22.4 यानी 1:1 की मात्रा में क्रिया करते हैं। अगर हाइड्रोजन से मैं HCl के अनुपात की बात करूं तो ये 22.4 है और ये 44.8 है, यानी 1:2। ये भी एक सरल अनुपात है। और अगर मैं क्लोरीन के साथ HCl के अनुपात की बात करता हूं तो वो भी 22.4 और ये कितना है, 44.8। तो यहाँ भी अनुपात कितना है, 1:2। तो यदि कोई दो गैसें समान ताप पर आपस में क्रिया करती हैं तो उनके आयतन का अनुपात एक सरल अनुपात होगा। आयतन का अनुपात सरल अनुपात होगा। दूसरी बात, यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो प्रत्येक क्रियाकारक के साथ इसके आयतन का अनुपात भी एक सरल अनुपात होगा, जो कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो। तो बेटे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे नेक्स्ट की बात करते हैं। आई थिंक आपको गैलुसार्ट का आयतन संबंधी नियम समझ में आ गया है। अब आता है डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन के परमाणुवाद की हम बात करेंगे। तो क्या कहता है डाल्टन का परमाणुवाद? डाल्टन के परमाणुवाद की कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जरूरी है हमारे लिए, हम उनकी चर्चा करेंगे।
डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन की नज़र में क्या है परमाणु? इस बात की व्याख्या को हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। देखो, डाल्टन ने जो बातें बताई थी उसमें सबसे पहली बात है कि पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु है। पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण, यानी इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, सबसे छोटा है ना, आगे नॉन ब्रेकेबल अविभाज्य कण परमाणु है। डाल्टन ने पहली बात कही। एक बात डाल्टन ने यह कही कि तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं। तीसरी बात, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न होते हैं, है ना। अगर एक ही तत्व के परमाणु तो गुण समान होंगे, और अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु है तो गुण क्या होंगे? भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न होते हैं। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात की अगर मैं बात करूं तो वो है कि परमाणु चिरस्थायी है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु चिरस्थायी है, इसे उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता। अगली बात जो डाल्टन ने कही थी, डाल्टन ने जिसके लिए यौगिक परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया, उसी को आज हम अणु कहते हैं। डाल्टन ने यह कहा कि जो परमाणु होते हैं ये परस्पर क्रिया करके, संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु। बेटा यहां जो मैंने यौगिक परमाणु शब्द लिखा है, ये यौगिक परमाणु शब्द जो है आजकल इसी को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने अणु की जगह जो शब्द का यूज किया था वो था कंपाउंड एटम। मॉलिक्यूल की जगह अणु या यौगिक परमाणु बनाते हैं। तो ये हैं डाल्टन के परमाणुवाद की कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इनमें से अगर हम स्टडी करें तो हम अभी देखेंगे एनालाइज करके कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात पूर्णतया गलत है, कौन सी बात आंशिक रूप से गलत है। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसके बाद बेटे पॉइंट टू पॉइंट आप सभी बातों पर एक एक करके विचार कीजिए। सबसे पहली बात आती है कि पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु है। इसने कहा कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु है, ठीक है ना? लेकिन परमाणु खुद छोटे छोटे पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु है ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु नहीं टूटता। ऐसा नहीं है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु टूट जाए और परमाणु टूटकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु अपने अस्तित्व को नहीं खोता। हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन अपना अस्तित्व नहीं खोएगा, क्लोरीन अपना अस्तित्व नहीं खोएगा। वो एक नया यौगिक बनाएगा जिसके गुण जरूर दोनों के जनकों के गुण से अलग होंगे, लेकिन वो परमाणु अपना अस्तित्व नहीं खोएंगे। लेकिन परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य कण है, ये बात भी सही नहीं है, इसमें भी एरर है, क्योंकि परमाणु खुद छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं। दूसरी बात क्या कही कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं। इस पर विचार करो। हाइड्रोजन के आपने देखा समस्थानिक मिलते हैं 1H1, पिछली क्लास में मैंने बताया 1H2 और 1H3। इनमें द्रव्यमान की बात करूँ तो इसका द्रव्यमान 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसका 2 AMU और इसका 3 AMU। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की संख्या की, न्यूट्रॉन की संख्या इसके अंदर 0, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2। एक ही तत्व के परमाणु हैं। ऐसे मैंने बात की थी कि कार्बन 2 तरीके के मिलते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 13 भी मिलता है, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि सिर्फ रेडियो एक्टिव रिएक्शन में मिलता है। ऐसे मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीजन के भी मिलते हैं 2 तरीके के, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। तो बेटा अगर एक ही तत्व के परमाणुओं के गुणधर्म समान है तो एक ही तत्व के परमाणुओं में द्रव्यमान संख्या में अंतर क्यों? एक ही तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या में अंतर क्यों? एक ही तत्व के समस्थानिक क्यों मिलते हैं? प्रत्येक तत्व के, लगभग प्रत्येक तत्व के समस्थानिक मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं? तो गुणधर्म पूर्णतः समान तो नहीं है। तो दूसरी बात भी पूरी तरह सही नहीं है, इसमें भी एरर है। अब तीसरी बार कंसेप्ट की बात आती है। तीसरा बिंदु यह है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न होते हैं। देखो 18 नंबर का तत्व है आर्गन। आर्गन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 40 एटॉमिक मास यूनिट। कैल्शियम का जो परमाणुीय द्रव्यमान है ये 20 नंबर है, इसका भी होता है 40 एटॉमिक मास यूनिट। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा पोटेशियम भी मिलता है नेचर में जिसके द्रव्यमान होता है 40। वैसे पोटेशियम का 40 नहीं मानते हम, 38 मानते हैं, लेकिन 40 द्रव्यमान वाला पोटेशियम भी नेचर में पाया जाता है। लेकिन आर्गन और कैल्शियम का तो कंफर्म 40-40 के ही होते हैं, है ना? तो बेटे देखो द्रव्यमान संख्या समान है जबकि ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, तो ये बात भी पूर्णतः सही नहीं है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म पूर्णतः भिन्न होते हैं। इस बात में भी एरर है। अगला जो आता है कि परमाणु चिरस्थायी है, इसे उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बात आप ध्यान से समझो कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो परमाणु चिरस्थायी होगा। आप उसको न तोड़ सकते हो न जोड़ सकते हो, परमाणु का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर नाभिकीय अभिक्रिया हो, यूरेनियम है, बाण में U-235 आपने पढ़ा था, इसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन की बौछार करवाई तो आपने देखा कि बेरियम बनता है, साथ में क्रिप्टॉन बनता है, साथ में न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में हम परमाणु के नाभिक को तोड़ भी सकते हैं और अलग अलग परमाणुओं के नाभिकों को जोड़ा भी जा सकता है नाभिकीय संलयन में, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता। तो परमाणु चिरस्थायी है, इसे उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता वाले सेंटेंस के लिए
सही सेंटेंस क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु चिरस्थायी है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु को उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता। आखिरी बात, 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं, ये बात सर्वथा सही है। तो बेटा ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणुवाद। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर।